नमस्कार दोस्तों। विपक्ष इतना कमजोर कभी नहीं था। सत्ता इतनी ताकतवर कभी नहीं थी। खास तौर से चुनाव के ऐलान के बाद इस देश के किसी भी चुनाव को परख लीजिए। विपक्ष के तेवर चुनाव ऐलान के बाद बड़े तीखे हो जाते हैं। और राजनीतिक तौर पर विपक्ष जब सड़कों पर निकलता था तो इस देश का मीडिया हो या इस देश में चुनाव संपन्न कराने वाला चुनाव आयोग ही क्यों ना हो, इस देश के भीतर में नौकरशाही हो या इस देश के भीतर में हर संस्थान को संभाले हुए बड़े बड़े नौकरशाह अपने तौर पर राजनीतिक परिस्थितियों को परखते जरूर थे। और चुनाव के वक्त तो इस देश के भीतर बिजनेसमैन हो या कॉरपोरेट हो, वो भी परिस्थितियों पर नजर बड़ी तेजी से रखता था कि पता नहीं इस चुनाव में क्या होगा। लेकिन क्या आपने कभी इस दौर में विपक्ष को बेहद कमजोर होते हुए देखा है? कांग्रेस एक लिहाज से दिवालिया हो गया है। उसके तमाम अकाउंट को फ्रीज कर दिए हैं। उस पर लगातार मुआवजा दर मुआवजा और ब्याज दर ब्याज थोपा जा रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष के तौर पर इस देश के तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी कमजोरियों से भी वाकिफ है और उन कमजोरियों के आश्रय इस देश में सियासत के तौर तरीके के जरिए इस तरीके से एजेंसी निशाना को साधती है, वो उससे घबरा जाती है। कौन सी ऐसी पार्टी है जो इस दौर में ताल ठोक कर खड़ी हो जाए और कहे कि हम अपने राज्य के अंदर बीजेपी को प्रवेश न करने देंगे? थोड़ी बहुत ताकत ममता दीदी ने दिखाई थी जरूर, लेकिन उसकी ताकत के पीछे का समीकरण को अगर परखने का कोशिश करेंगे तो राजनीतिक तौर पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लाभ होगा, यह इसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद भी वे कौन सी परिस्थिति है जो इस देश में मौजूदा सत्ता को डराने का कोशिश कर रहा है? क्योंकि कोई जानकारी सत्ता के खिलाफ इस वक्त आती नहीं है। ऐसा कोई फैसला आप सुन नहीं पाते हैं जिसमें सत्ता को न्यायपालिका के जरिए बड़ा झटका लग जाए। इस दौर में किसी भी एजेंसी के जरिए या किसी भी सरकार के अपने नौकरशाहों के जरिए जो उनका अपना काम है, चाहे वो सीएजी क्यों ना हो, वो अपना रिपोर्ट देखी परखी नहीं होंगे। लेकिन उनके अलावे इस बात का डर है कि सत्ता जिसको लेकर उसके भीतर की एक तरह का बेचैनी है कि सत्ता गमा ना दे, उस दिशा में बढ़े उससे पहले हमें लगता है कि 3-4 बात अपने आप में साफ कर लेना चाहिए। इस दौर में खास तौर से इलेक्टोरल बॉन्ड के सामने आने के बाद कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी बिजनेसमैन जिसकी पहचान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय तौर पर रहा है, यानी जो बहुराष्ट्रीय कंपनी के तौर पर जिनकी मौजूदगी देश के भीतर में है, कोई भी इस दौर में विपक्ष के किसी भी राजनीतिक पार्टी को एक पैसा भी पॉलिटिकल फंडिंग नहीं कर रहा है। और पॉलिटिकल फंडिंग या चुनाव के वक्त भी नहीं होगी, क्योंकि जिस पॉलिटिकल फंडिंग की राजनीतिक तौर पर मौजूदा सत्ता ने बता दिया है उसका एक ही मैसेज है, चुनाव तो हम ही जीतेंगे। यह पॉलिटिकल फंडिंग अगर विपक्ष को करते हैं तो उसके बाद आपको सोचना होगा आप किस रास्ते जा रहे हैं। यानी एक लिहाज से कह सकते हैं कि ये एक धमकी भी हो सकता है। यह मौजूदा राजनीतिक पार्टी इस देश के संसदीय सत्ता को भी नजरिए को भी रखने की प्रयास भी है, जिसमें सत्ता अगर आपके पास नहीं है तो किसी भी कॉरपोरेट से कितनों भी पूंजी ले लें उसे लौटाएंगे कैसे? पहली बात यह है कि कॉरपोरेट का एक भी पैसा पॉलिटिकल फंडिंग के तौर पर इस देश में विपक्ष राजनीतिक दलों के पास नहीं जाएगी। विपक्ष चुनाव लड़ने के लिए उसके पास इतना पैसा तो है नहीं। और अपने अपने राज्यों में जहां पर पार्टी की सरकार है वहां पर अगर चुनाव की तारीख के बाद अगर आप परखने का कोशिश करेंगे, उड़ीसा में कितने छापे पड़े, पश्चिम बंगाल में कितने छापे पड़े, कितने छापे इस दौर में तमिलनाडु में पड़े और हर उस राज्य में पड़े जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, तो औसत अगर आप निकालेंगे तो 2019 की तुलना में आज तक कई सौ गुना ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि 2019 में चुनाव की ऐलान के बाद ईडी ने छापे नहीं मारे थे, सिर्फ 17 छापे पूरे देश में उस पीरियड में मारे थे जिस दौर में चुनाव हो रहा था। इस दौर में तो छापे दर छापे, छापे के ऊपर छापे और नेताओं के इर्द गिर्द जो उनके अपने पॉलिटिकल करीबी है, ये दूसरी तरफ जो भी बिजनेसमैन है जिसको लगता है कि मौजूदा सरकार की पार्टी को साधने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई फंडिंग कर सकता है, तो उनकी घेराबंदी छत्तीसगढ़ में भी हो जाती है, उनकी घेराबंदी झारखंड में भी हो जाती है और उनकी घेराबंदी हिमाचल प्रदेश में भी हो चुकी है। और ये घेराबंदी पंजाब के भीतर भी है जहां पर छापों की फहरिस्त रोकी नहीं है।
पहला मैसेज चुनाव के लिए एक बराबर मैदान सत्ता और विपक्ष का नहीं है, इनके अलावे इस बात का डर है। और सवाल इस दौर में चुनाव आयोग के दरवाजे को चाहे कांग्रेस खटखटाए, चाहे तृणमूल कांग्रेस खटखटाए, चाहे विपक्ष का तमाम नेता एक के बाद शिकायतों का पूरा फाइल लेकर क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन उनको उनके अनुकूल ना तो जवाब मिल पा रहा है और ना ही कोई कार्रवाई होगी, ऐसा कोई संकेत भी उन्हें नहीं मिल पा रही है। अब यहां पर आगे की परिस्थिति कहीं और तीखी ना हो जाए। लेकिन इन सब के बावजूद डर किस बात का है? वे कौन सा डर है जो मौजूदा राजनीतिक सत्ता को डराने का प्रयास कर रहा है? क्योंकि इनके बाद का परिस्थिति में जो देश का मीडिया सरकार के रंग में आती है, वो ऐसा कोई सवाल उठाने को तैयार नहीं है जिसके जरिए सरकार से ये पूछा जाए कि गवर्नर के तौर पर उसने क्या कुछ किया। अगर जो कुछ भी किया तो वो समाधान के तौर पर इस देश में दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अलग अलग बीमा योजनाओं तक की अगर बात किया जाए, जो पैसा निर्धारित किया गया था वो भी कंपनियां हड़प कर लेकर चली जाती है, लेकिन जनता को नहीं मिल पाती है। कोई फसल बीमा नहीं है, बल्कि वो अटल पेंशन योजना भी हो सकती है। क्या वाकई इस देश के भीतर अगर सरकार की कानों तक या इस देश के पीएमओ के भीतर कोई जानकारी पहुंची नहीं रही होगी, तो क्या ये चुनाव के भीतर कहीं विपक्ष से तो खत्म हो गया? राजनीतिक तौर पर किसी पॉलिटिकल पार्टी में इतनी हिम्मत बची नहीं कि वो अपनी ताकत पर खड़ा हो सके, और खड़ा होने की कोशिश होगी तो उनको खत्म कर दिया जाएगा। ये मैसेज तो बहुत ही साफ है। ये मैसेज कैसे साफ है? इसे लगता है कि इनकी एक आवाज आपको कांग्रेस की जो ट्रेजलर है उनके जरिए सुननी चाहिए कि वो शिकायत का पुलिंदा लेकर आज पत्रकारों के सामने ये कहने के लिए पहुंचे। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बीजेपी की इस कमी और हमारे इलेक्शन कमीशन इन सब चीजों के ऊपर आंख बंद करके बैठी हुई है। कांग्रेस सिर्फ सामने नजर आती है। इनकी जितनी भी वायलेशंस हैं, हम लोगों ने सारी की सारी वायलेशंस को उसी पैरामीटर से एनालाइज किया जिससे इन्होंने हमारे को गलत तरीके से एनालाइज किया। उसके ऊपर कितना इनकम टैक्स लगना चाहिए, कितनी उसके ऊपर इंटरेस्ट लगना चाहिए, और पिछले 7 सालों का जो हम लोगों ने हिसाब लगाया है उससे 4,600 करोड़ रुपया बीजेपी के ऊपर पेनल्टी लगती है। कि भारत के चुनाव के वक्त दो मुख्यमंत्री जेल में है, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज, इन बातों का जिक्र खुले तौर पर होते होते संयुक्त राष्ट्र में भी होने लगा है। यानी जर्मनी, अमेरिका, अब संयुक्त राष्ट्र, लेकिन भारत के भीतर आपको कोई आवाज सुनाई नहीं देगा जहां पर ये सवाल उठ रहे हो और उठाए जा रहे हो। जबकि इससे पहले हर चुनाव में विपक्ष की एक एक बात का जिक्र मीडिया करने से चूकता नहीं था, लेकिन इनके अलावे घबराहट किस बात को लेकर है? और यहीं से सवाल शुरू होता है कि देश की जनता जिन परिस्थितियों में जी रही है वो सच का सामना आ जाएंगे। इस देश की हकीकत क्या है? अगर इस देश के हर तीसरा वोटर युवा जो बेरोजगार है, तो क्या जो देश की इकोनॉमी और उनके जरिए के जो देश की हालात है हर दिन लोग जी रहे हैं, कहीं वो जागृत तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि अगर ध्यान दीजिए, इस दौर में चुनाव का ऐलान जरूर हो गया है, लेकिन राजनीतिक तौर पे चुनाव के वक्त जो मुद्दे हवा में उड़ना चाहिए वो कहीं आपको सुनाई नहीं दे रहा। आप उन सवालों से दूर होंगे जो इस देश के भीतर में, गांव, पंचायत में, जिला में, प्रखंड में लगातार ये सवाल अलग अलग में गूंजते थे, उनसे आप रूबरू हो नहीं पाते थे। लेकिन हर चुनाव में देश के भीतर में जिक्र होता था, करप्शन को मिटा देंगे, इस बार जिक्र नहीं हो रहा है। महंगाई खत्म कर देंगे, इस बार जिक्र नहीं हो रहा है। रोजगार दे देंगे, इस बार जिक्र नहीं हो रहा है। आपकी जिंदगी और आपकी रसोई में बड़ी मदद कर देंगे, कोई जिक्र नहीं हो रहा है। टैक्स कम कर देंगे, कोई जिक्र नहीं हो रहा है। डॉलर इतना बढ़ गया है, उनको कम लाने का जरूरत है, कोई जिक्र नहीं हो रहा है। पेट्रोल डीजल का कीमतें को कम कर देंगे, कोई जिक्र नहीं हो रहा है। जब सारे मुद्दे जो इस देश के भी अगर उसका कोई जिक्र नहीं हो रहा है और मीडिया ने ब्लैक आउट कर दिया है, और जो मुश्किल हालात विपक्ष के सामने हैं उनके अपने हालातों को भी उठाने को तैयार नहीं है। और इस देश में चुनाव आयोग, जिसको समतल जमीन चुनाव के लिए बनाना था, लेकिन शिकायत लेके टीएमसी पहुंचती है चुनाव आयोग के पास और कहती है कि देखिए चुनाव का ऐलान हो गया है। इसके बाद तो इस देश में आचार संहिता लग गई, लेकिन इनके अलावे जो तमाम सेंट्रल एजेंसी है जो किस तरह से काम कर रही है वो